अभी तक हमने रोबोटिक्स के फंडामेंटल्स और इंट्रोडक्टरी जितने भी टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रोबोट की एनाटॉमी पूरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने उसकी रिस्ट एंड इफेक्टर्स और प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोलर्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हमने क्या करा है, कलेक्ट कर ली है। ठीक। लास्ट का हमारा ये टॉपिक है, इसका जो नाम है वो है रोबोट क्लासिफिकेशन। आज हम क्या करेंगे, एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोबोट की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं हम उनको कवर कर लेंगे। और ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये ESE मैकेनिकल के सिलेबस में खास तौर से मेंशन्ड है कि आपको रोबोट के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो पता होने चाहिए। तो बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरियाज, दीज आर दी फ्यू पैरामीटर्स ऑन विच रोबोट्स कैन बी क्लासिफाइड। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम रोबोट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी ज्योमेट्री। ठीक। सेकंड वन इज़ दी वर्क स्पेस या वर्क एनवेलप। ये सारी टर्म्स अब आपको क्लियर हैं, ऑलरेडी हम इन पे लेक्चर्स कर चुके हैं और यही रीज़न है कि हम लास्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक। क्योंकि अभी तक आपको सारे के सारी चीज़ें पता हैं, क्लासिफिकेशन को समझने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। थर्ड पैरामीटर इज़ दी एक्चुएशन या ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। ये हो गया। फोर्थ क्राइटेरिया इज़ दी कंट्रोल मेथड। कौन सा कंट्रोल मेथड यूज़ होता है उसके बेसिस पे आप रोबोट्स को क्लासीफाई कर सकते हो। फिफ्थ इज़ दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन होती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन होती है। देन काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप रोबोट को क्लासीफाई कर सकते हो। और लास्ट हो गया आपका मोशन कंट्रोल। ठीक। तो मोशन कंट्रोल के बेसिस पे आप रोबोट्स क्लासीफाई कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्रिक क्लासिफिकेशन से, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्री। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन और उसकी जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पे आप रोबोट्स को कैसे क्लासीफाई करते हो। ठीक। क्यों आपको पता है कोई भी रोबोटिक सिस्टम है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स, लिंक्स एंड एक्सिस की कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा। अगर आप इनको काइनेमेटिकली और ज्योमेट्रिकली देखो, एक रोबोट सिस्टम दूसरे रोबोट सिस्टम से बहुत डिफरेंट हो सकता है इफ़ यू टेक दी फिजिकल कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ इनटू कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक रोबोट का सिंप्लीफाइड मॉडल बनाकर दिखाया है। अगर ये हमारा बेस हो गया, एज यू कैन सी ये आपकी एक्सेस कैसी है, दिस इज अ वर्टिकल एक्सेस बट दिस एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल एक्सेस। यहाँ पर क्या है, अपना एक लिंक 1 एंड लिंक 2 के बीच में ट्विस्ट जॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या है, एक रेवल्यूट जॉइंट है। थर्ड में आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट है। आप देख सकते हो एक ही रोबोटिक सिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सिस के कॉन्फ़िगरेशन है। एक एक्सेस आपकी हॉरिजॉन्टल है, सेकंड एक्सिस इज वर्टिकल। ठीक। और एक्सिस क्या कर रही हैं, आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। सिमिलरली सिमिलर रोबोट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिज्मेटिक या रेवल्यूट या ट्विस्ट जॉइंट हो गए। ठीक। बहुत सारे डिफरेंसेस होने की वजह से आप ज्योमेट्री और फिजिकल कंस्ट्रक्शन को लेकर रोबोटिक सिस्टम्स को इन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो या क्लासीफाई कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इज ऑल्सो पॉसिबल। ये जो आपका आर हो गया रेवल्यूट, पी हो गया प्रिज्मेटिक, टी इज ट्विस्ट, वी इज दी ऑर्थोगोनल जॉइंट, एट्सेट्रा। जितने भी जॉइंट्स हैं इन सारे जॉइंट्स की कॉम्बिनेशन से भी आप अलग टाइप के रोबोट्स क्रिएट कर सकते हो। बट फॉर अकेडमिक पर्पस हम लोग क्या करेंगे, इन मेन 4 या 5 टाइप के जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक। फर्स्ट वन इज दी RRR। इसमें आपके क्या होते हैं, 3 रेवल्यूट जॉइंट होते हैं। सेकंड वन इज RRP, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वही है। सिलेंड्रिकल हो जाएगा, इनमें से एक स्कारा हो जाएगी, एक आर्टिकुलेटेड हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप TRP देख लो, TRP सिस्टम क्या होता है, पहला जॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ट्विस्ट। हम इसे अभी बनाकर देख लेते हैं। ठीक है। अगर ये फिक्स लिंक हो गया, ये आपका ट्विस्ट हो गया। सेकंड इज रेवल्यूट, दिस वन इज रेवल्यूट एंड थर्ड वन इज दी प्रिज्मेटिक जॉइंट, दिस वन इज प्रिज्मेटिक। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा रोबोट है आपका, ये आपका हो गया स्फेरिकल रोबोट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रोबोट। ठीक है। सिमिलरली RRR आपका कौन सा है, अब बनाकर देख लो, एक रेवल्यूट, दूसरा रेवल्यूट और तीसरा रेवल्यूट। RRR इज नथिंग बट दी आर्टिकुलेटेड और ज्वाइंटेड आर्म रोबोट, इसमें 3 रेवल्यूट हो गए। सिमिलरली PPP क्या है आपका, ये कार्टेशियन रोबोट ही है। ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रोबोट्स को क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड अपॉन ज्योमेट्री।
You can have PPP, that is Cartesian. You can have RPP, that is one revolute and two prismatic joint. एक revolute और दो prismatic joint. ये क्या होगा, आप इसको बनाकर देख लो. एक revolute joint है और दो prismatic joint हो गए. तो अगर मैं एक revolute और एक prismatic को कंबाइन कर दूं तो दिस विल बिकम सिलेंड्रिकल जॉइंट. ठीक है, ये अपना सिलेंड्रिकल जॉइंट हो गया. और लास्ट में कहा है आपका प्रिज्मेटिक जॉइंट हो गया. एक सिलेंड्रिकल और एक प्रिज्मेटिक. सो इफ आई मेक लाइक दिस, वन इज prismatic, one is revolute and other one is prismatic. So this one can be made prismatic like this, but this is not an Skara, it is something like that. Okay, so RPP, you can have RRP. I think RRP will act like a Skara, so we can make RRP. First one is revolute, second one is revolute, third is prismatic. So you can have one revolute and one prismatic. So this is prismatic. From here this is revolute, and again you have one revolute like this. So this one is Skara robot. So based upon the combination of different kinds of joints, different arm और आपकी एक्सिस कॉन्फ़िगरेशंस और डिफरेंट फिजिकल कंस्ट्रक्शन की अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने बैठो, सो यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स. यहाँ पर हमने 5 मेन मेंशन करे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं. तो ये आपकी पहली क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है. सो नाउ सेकंड कैटेगरी इज द रोबोट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क स्पेस या वर्क एनवेलप. और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वर्क स्पेस या वर्क एनवेलप के बारे में. सो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी इसको कवर कर लेते हैं. ठीक है. सो बेस्ड अपॉन वर्क स्पेस, ये आपको लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था. वर्क स्पेस आपका एक रोबोट होगा, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट. उसी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रोबोट भी बोला जाता है, क्योंकि इस रोबोट का वर्क स्पेस जो होता है दैट इज अ क्यूब और अ क्यूबॉइड. ठीक है. सेकेंड वन इज द सिलेंड्रिकल रोबोट, बिकॉज इस रोबोट का जो वर्क स्पेस होता है दैट इज अ सिलेंडर और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स. ये जो इसका है एरिया वॉल्यूम बीच का, ये इसका वर्क स्पेस या वर्क एनवेलप है. थर्ड इज द स्फेरिकल रोबोट. स्फेरिकल रोबोट का मैंने आपको बताया था. सो दिस टाइप ऑफ वर्क स्पेस फॉर द सिलेंड्रिकल रोबोट, सॉरी फॉर द स्फेरिकल रोबोट, सो यू विल गेट some portion of the sphere. Then articulated or jointed arm, I have already shown you the workspace. इसका workspace मैंने आपको दिखाया हुआ है. यहाँ पर बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. सो ये भी क्या होता है आपका आर्टिकुलेटेड जो होता है सिलेंड्रिकल. दिस इज सिलेंड्रिकल वर्क स्पेस ऑफ सिलेंड्रिकल रोबोट, प्लस दिस इज स्फेरिकल. ये स्फेरिकल रोबोट का वर्क स्पेस है. इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है हमारा आर्टिकुलेटेड या जॉइंटेड आर्म रोबोट का वर्क स्पेस. सो ये भी ऐसे ही कुछ स्फेरिकल सा होता है, और देन इस टाइप से कुछ होता है. ठीक. लास्ट इज दी स्कारा रोबोट. स्कारा का वर्क स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी 3D में दिखाया था. टॉप व्यू से देखने पे इट वाज कमिंग लाइक दिस वन, लाइक कार्डियोइड टाइप ऑफ वर्क स्पेस. ठीक है. तो याद करो, प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख लेना, मैंने 3D में सॉफ्टवेयर सिमुलेशन की हेल्प से आपको दिखाया है. सो बेस्ड अपॉन दी वर्क स्पेस या वर्क एनवेलप, इन 5 कैटेगरीज में आप अगेन रोबोटिक सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पे हमने कार्टेशियन लिखा है, वहाँ पर फर्स्ट वाली कैटेगराइजेशन में हमने उसे उसके टाइप ऑफ जॉइंट से रिप्रेजेंट करा था. सो कार्टेशियन की प्लेस पे हमने PPP लिखा था. ठीक. सो बस स्लाइड डिफरेंस है नोटेशन का. नाउ थर्ड वन इज द रोबोट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्चुएशन या ड्राइव टेक्नोलॉजी. अब मैंने आपको एक्चुएटर्स के बारे में पढ़ा दिया है. ठीक है. हमको पता है एक्चुएटर्स और रोबोटिक ड्राइव्स क्या होती हैं. सो बेस्ड अपॉन द एक्चुएटर या रोबोटिक ड्राइव, हमारे पे 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ रोबोट क्लासिफिकेशन होती है. सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड रोबोट्स. ऐसे रोबोट्स जिसमें मेन एलिमेंट जो पावर सप्लाई कर रहा है वो क्या है आपका एक इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर. मेजॉरिटी आजकल के मॉडर्न रोबोट्स आर इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड. सो यू कैन हैव DC मोटर्स, दैट कैन बी रोटरी मोटर्स और लीनियर मोटर्स. यू कैन हैव AC मोटर्स. इन सब की कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है. ठीक है. सेकंड हो गए आपके हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड रोबोट्स. सो इसमें क्या होगा, आप कंप्रेस्ड फ्लूइड क्या करोगे, इसमें कोई भी एक फ्लूइड लोगे और उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो पावर ट्रांसमिट होगी, बट मेक श्योर द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. सो आई शुड राइट
incompressible fluid. Okay, so density is constant and it does not vary with the amount of pressure. So अगर आप अपने रोबोट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एनर्जी या पावर को ट्रांसमिट करना चाह रहे हो या फोर्स को ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, और उसके लिए यू हैव इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एज द पावर ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म, एज द पावर ट्रांसमिटिंग एलिमेंट, तो उस केस में हम अपने रोबोट को बोलते हैं हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड. सो इसमें क्या होता है, यूजुअली मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज़ द न्यूमेटिकली एक्चुएटेड रोबोट्स. सो न्यूमेटिकली एक्चुएटेड रोबोट्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड रोबोट्स की तरह कंस्ट्रक्शन होती है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लाइक मिनरल ऑयल, यहाँ पे वी यूज़ कंप्रेस्ड एयर और सम अदर गैस. या तो आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ करोगे या कोई और सी कंप्रेस्ड गैस यूज़ करोगे. ठीक. सो जो मेन आपकी फोर्स ट्रांसमिट होगी या पावर ट्रांसमिट होगी वो कंप्रेस्ड एयर की वजह से या किसी और कंप्रेस्ड फ्लूइड की वजह से ट्रांसमिट होगी. एंड न्यूमेटिकली एक्चुएटेड रोबोट्स क्या होते हैं आपके, यूजुअली एंड इफेक्टर में ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो ये आपका एंड इफेक्टर में ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूमेटिकली एक्चुएटेड रोबोट्स. नाउ फोर्थ वन इज़ द रोबोट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मेथड. कौन सा कंट्रोल मेथड आप यूज़ कर रहे हो अपने रोबोट के कंट्रोलर में, उसके बेसिस पे हम कुछ कैटेगराइजेशन करते हैं. फर्स्ट वन इज़ दी सर्वो कंट्रोल्ड. सर्वो कंट्रोल्ड को ही आप क्लोज लूप कंट्रोल भी बोलते हो, बिकॉज यहाँ पे क्लोज लूप फीडबैक आता है. ठीक. जो आपका फीडबैक होगा रोबोट के सेंसर से या उसके डिफरेंट एलिमेंट से, वो आपका फीडबैक क्या होगा, सारा का सारा मेन रोबोट के कंट्रोलर तक उसको पहुँचाया जाएगा और उस हिसाब से आप का जो रोबोट है वो अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करेगा. सो सर्वो कंट्रोल्ड इज़ क्लोज लूप कंट्रोल रोबोट. इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ दी पॉइंट टू पॉइंट रोबोट एंड सेकेंड वन इज़ दी कंटिन्यूस पाथ रोबोट, जिसको हम कंट्रोल्ड पाथ मोशन रोबोट भी बोला जाता है. सो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट रोबोट को देखना है, सो यू कैन जस्ट कंसिडर द एग्जांपल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग. ठीक है. अगर आपका कोई रोबोट का टूल है, इफ़ दिस इज़ द वेल्डिंग टूल, इसको पर्टिकुलर लोकेशंस पे स्पॉट वेल्डिंग करनी है, सो एट दिस प्लेस वी विल यूज़ अ पॉइंट टू पॉइंट रोबोट. ठीक है. सो क्या करेगा, वेल्डिंग टूल आपका इस पोजीशन पे आएगा, वेल्ड कर देगा, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक आएगा, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक आएगा, फिर यहाँ पे वेल्ड करेगा, फिर पॉइंट नंबर 2 से 3 पे मूव करेगा, वेल्ड करेगा और वेल्ड करेगा. सो द एंटायर मोशन इज़ वेरी डिस्क्रीट. सेकेंड कैटेगरी होती है आपकी सर्वो कंट्रोल रोबोट की, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस पाथ रोबोट और कंट्रोल्ड पाथ मोशन रोबोट. सो कंटिन्यूस पाथ में क्या होगा, जैसे कि ये आपका वर्क पीस हो गया. ठीक है. सो अगर इसकी हमको वेल्डिंग करनी है एंड यू हैव टू वेल्ड इट अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर कर्व, आपको इस टाइप से वेल्डिंग करनी है, तो ये आपका वेल्डिंग टूल हो गया. ठीक. दिस इज़ द वेल्डिंग टॉर्च. सो यू विल यूटिलाइज अ कंटिन्यूस पाथ रोबोट, जिसकी एबिलिटी होगी कि वो एक अलॉन्ग द कर्व, इस कर्व के अलॉन्ग वो क्या करे, मोशन कर सके और साथ ही साथ ऑपरेशन कर सके. सो इस टाइप से वेल्डिंग स्टार्ट होगी और वाइल परफॉर्मिंग वेल्डिंग आपका रोबोट क्या करेगा, इस पाथ पे मूव करेगा और अल्टीमेटली स्टेप से वेल्ड करके बाहर आ जाएगा यहाँ से. ठीक. सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस पाथ रोबोट. इसी को हम कंट्रोल्ड पाथ मोशन रोबोट भी बोलते हैं. ये सर्वो कंट्रोल्ड है बिकॉज यहाँ पे एक क्लोज लूप होता है जिसमें हमें फीडबैक मिलता है. ठीक. सेकेंड कैटेगरी इज नॉन सर्वो कंट्रोल्ड रोबोट. यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल भी बोलते हैं बिकॉज देर इज नो फीडबैक. फीडबैक ना होने की वजह से इसको नॉन सर्वो कंट्रोल बोला जाता है. ठीक है. ओनली वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ मैकेनिकल स्टॉप्स आर प्रेजेंट. सो जैसे कि आपका ये कार्टेशियन रोबोट हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक. ये मूव कर रहा है इस जगह, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत पुराने ज़माने का मैकेनिकल लिमिटर होगा या एक रीड स्विच होगा. ठीक. इस टाइप से या एक ऐसा कॉन्टैक्ट होगा सो दैट अगर आपका रोबोट इस पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका रोबोट स्टॉप कर जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमने क्या करोगा, एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा रखा होगा. ठीक है. इस टाइप से बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई होगी. सो दैट इज़ नॉन सर्वो कंट्रोल्ड. ठीक. अभी कुछ एग्जांपल हैं पॉइंट टू पॉइंट रोबोट्स के क्या हो सकते हैं. एक स्पॉट वेल्डिंग मैंने आपको बता दिया, पिक एंड प्लेस हो सकता है. ठीक है. यहाँ से कोई चीज़ पिक करी और वन पे प्लेस कर दी. ठीक. लोडिंग एंड अनलोडिंग का हो सकता है, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा.
कंटिन्यूस पाथ के कुछ एग्जांपल्स हो गए आपका स्प्रे पेंटिंग, ऑटोमोबाइल में जो पेंट करते हैं रोबोट, दे आर कंटिन्यूस पाथ रोबोट्स, ठीक है। सेकंड इज आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग मैंने आपको बता दिया। एडिसिव ग्लूइंग, वेल्डिंग की जगह अगर ग्लू गन लगी है तो सेम टाइप का ऑपरेशन है वो ग्लूइंग परफॉर्म कर सकता है, ठीक। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, चलो एक रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे रोबोट्स जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, ठीक है, दिस इज द आइडियल केस बिकॉज इफ यू आर ऑपरेटिंग इन 3 डायमेंशंस, if you are operating in 3 dimensional space, so if there is a body like this, एक rigid body 3D में है, so इसको completely manipulate करने के लिए आपके पास 3 degrees of freedom का एक आर्म होना चाहिए प्लस 3 more degrees of freedom का एक रिस्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग की 3 degrees of freedom क्या करती हैं, पोजीशन के लिए काम में आती हैं। आपका रोबोट इस पोजीशन तक पहुंचेगा पहले, ठीक, उसको उस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए स्टार्टिंग 3 degrees of freedom का यूज़ होता है। जब आपका रोबोट मैनिपुलेटर इस पोजीशन पे आ जाएगा तब जो एंड इफेक्टर है वो इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करेगा, यानी कि 3 प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड रोटेट कराएगा। सो उसके लिए ये आखिरी की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ होती हैं, ये ओरिएंटेशन के लिए होती हैं, ठीक। ये तो अपना हो गया रिवीजन। सो ऐसे आइडियल केस में एक रोबोट मैनिपुलेटर ऑपरेटिंग इन 3 डायमेंशंस मस्ट हैव 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, टू कम्प्लीटली पोजिशन एंड ओरिएंट दी रिजिड बॉडी। तो अगर आपके रोबोट के पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, सो दिस इज़ द आइडियल केस, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस रोबोट। ये पहली कैटेगराइजेशन। सेकंड कैटेगराइजेशन इज रिडंडेंट रोबोट। रिडंडेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऐसे रोबोट जिनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 6। सो इस केस में क्या हो जाएगा, डेक्सटेरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी में, बहुत कॉम्प्लेक्स और कंस्ट्रेंड स्पेसेस में, ऐसी जगह जहाँ पर एक साधारण रोबोट जिसकी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एंटर करके वहाँ काम नहीं कर सकता है, ऐसी टाइटली पैक्ड और कॉम्पैक्ट स्पेसेस में आपका एक ऐसा रोबोट जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 से ज़्यादा हैं, 7, 8, 9, 10 कितनी भी हो सकती हैं, जो कि एक रिडंडेंट रोबोट है, वो वहाँ पे काम कर सकता है बिकॉज रिडंडेंट रोबोट हैज़ इंक्रीज्ड डेक्सटेरिटी। नाउ थर्ड कैटेगराइजेशन इज डेफिशिएंट रोबोट, इसी को हम अंडर एक्चुएटेड भी बोलते हैं, अंडर एक्चुएटेड रोबोट। सो अंडर एक्चुएटेड रोबोट में क्या होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज लेस देन 6, ओके। सो इस वाले का अपोजिट है अंडर एक्चुएटेड या फिर डेफिशिएंट रोबोट। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज रोबोट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक स्ट्रक्चर। सो काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे रोबोट की कैटेगराइजेशन। काइनेमेटिक स्ट्रक्चर किसका, अब आपको पता होगा, रोबोट मैनिपुलेटर इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, और हर एक मैकेनिज्म इज मेड अप ऑफ काइनेमेटिक चेन्स। सो किस टाइप की काइनेमेटिक चेन हमारे रोबोट के मैनिपुलेटर में यूज़ हुई है, उसके नेचर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रोबोट की क्लासिफिकेशन करते हैं। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चरल टोपोग्राफी, किस टाइप की काइनेमेटिक चेन हमने यूज़ करी है। सो पहले हो गए आपके सीरियल रोबोट्स या ओपन लूप मैनिपुलेटर्स, ये हो गए आपके सीरियल रोबोट या ओपन लूप मैनिपुलेटर्स। सो इस टाइप के इंडस्ट्रियल मैनिपुलेटर्स जो हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, दिस इज एंड इफेक्टर, ठीक। सो ये जो आपके मैनिपुलेटर्स हैं ये सारे के सारे ओपन काइनेमेटिक चेन पे बेस्ड हैं। सो दीज आर ओपन लूप मैनिपुलेटर्स या सीरियल मैनिपुलेटर्स। पैरेलल रोबोट्स या क्लोज लूप मैनिपुलेटर्स, ये मैंने आपको स्टीवर्ट प्लेटफॉर्म में दिखाया था, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, अगर ये आपका फिक्स्ड बेस है, सो इस टाइप से लेग्स होती हैं एंड देन ये लेग्स सारी की सारी क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं टू अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। इस टाइप से लेग्स होती हैं, जॉइंट्स होती हैं, और एक प्लेटफॉर्म होता है ऊपर जो मूव कर सकता है। सो अब देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, लूपिंग हो रही है, इस टाइप से लूपिंग हो रही है, ठीक। सो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज लूप्स बनते हैं, क्लोज लूप्स फॉर्म होते हैं आपके काइनेमेटिक चेन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप मैनिपुलेटर या क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, या पैरेलल रोबोट्स भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको 3D में ये सब दिखा चुका हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मोशन जो आपका रोबोटिक मैनिपुलेटर होगा वो किस टाइप का मोशन कैरी आउट करेगा, उसके बेसिस पे दो मेजर कैटेगरीज हैं।
फर्स्ट वन इज़ दी प्लेनर मैनिपुलेटर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करा है, ठीक है हमने। सो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। सो प्लेनर मैकेनिज्म या प्लेनर मैनिपुलेटर इज़ अ मैनिपुलेटर दैट ऑपरेट्स इन 2 डायमेंशंस, ठीक है। सो अगर आपके पास एक रोबोटिक मैनिपुलेटर है इस टाइप से, और इस मैनिपुलेटर के जितने भी पॉइंट्स हैं, द लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आइदर ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर प्लेन और दे ऑपरेट इन पैरेलल प्लेन्स। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैनिपुलेटर के, या तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस जो है वो एक सिंगल प्लेन पे लाई करता है, या फिर इसका मोशन ऐसा है कि ये मल्टीपल पैरेलल प्लेन्स के अलोंग हो रहा है, तो हम इसको प्लेनर मैनिपुलेटर बोलेंगे, ठीक है। स्पेशल मैनिपुलेटर ऑलरेडी आपको पता है, इफ दिस इज द z एक्सिस, दिस इज x एंड दिस वन इज द y एक्सिस। तो स्पेशल मैनिपुलेटर क्या होता है आपका, ये क्या होगा आपका 3 डायमेंशंस में ऑपरेट करेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने अभी तक जितने भी मैनिपुलेटर्स देखे हैं, जो मैंने आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे दिखाए, सारे के सारे स्पेशल मैनिपुलेटर हैं, ठीक। सो दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेटर विल ऑपरेट इन दी 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑपरेट करेगा। सो ये तो बेसिक है, आपको पता ही है ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोबोट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पे बहुत सारी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन हो सकती है, बट अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करा है, इसको रेस्ट्रिक्ट करते हुए बस ये देखा है जो आपके रेगुलर टेक्स्ट बुक्स में मेंशन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रोबोट्स को क्लासीफाई करते हैं हम, या तो असेंबली रोबोट्स में या फिर नॉन असेंबली रोबोट्स में, ठीक है। ये दो ही मेजर कैटेगरीज हैं। सो असेंबली रोबोट्स में एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन सिस्टम, और उसका काम असेंबली लाइन से रिलेटेड है, तो वो एक असेंबली रोबोट हो जाएगा। इसमें मटेरियल हैंडलिंग रोबोट्स, स्पॉट वेल्डिंग रोबोट, आर्क वेल्डिंग, एनी काइंड ऑफ मशीनिंग हो गया, ठीक है, कोई भी मशीनिंग का हो गया, सारा असेंबली रोबोट में ही आ जाएगा। स्प्रे पेंटिंग एंड फिनिशिंग, मैकेनिकल असेंबली, जो असेंबली कर रहे हैं वो तो असेंबली रोबोट कहलाएंगे ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली हो रही है तब भी असेंबली रोबोट। मटेरियल रिमूवल, इसका मतलब मशीन टूल्स एंड मशीनिंग का ऑपरेशन हो रहा है, सो उनको भी असेंबली रोबोट में क्लासीफाई करता है। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग हो रही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो रही है, या कोई इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वो भी असेंबली रोबोट होते हैं। वाटर जेट कटिंग, ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हो गया, ठीक है। एंड अदर्स, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी एन असेंबली रोबोट। उसको आप असेंबली रोबोट बोल सकते हो। नॉन असेंबली रोबोट में क्या हो गया, आपके जो लेटेस्ट जनरेशन के ऑल्टरनेटिव यूजर्स निकल के आ रहे हैं, उनको आप नॉन असेंबली में कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि मेडिकल रोबोट हो गए, सर्जिकल रोबोट हो गए, पर्सनल असिस्टेंट हो गए आपके, ठीक है। वैक्यूम रोबोट, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए। रिसर्च में जो रोबोट डॉग्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स हो गई आपकी, ये सारे के सारे। मिलिट्री रोबोट्स हो गए, सारे नॉन असेंबली रोबोट्स हैं। अकेडमिक रिसर्च में जो यूज़ हो रहे हैं, सोफिया हो गई, ठीक। इस टाइप से जो भी हैं, अंडर वाटर या एरियल रोबोट्स। सो अगर आप कैटेगराइजेशन करने बैठोगे तो बहुत सारी कैटेगराइजेशन निकल सकती हैं, स्पेशली अगर आप नॉन असेंबली रोबोट्स को और एक्सप्लोर करोगे, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, ठीक है। सो सारी के सारे पॉइंट्स कवर करना हमारे को ज़रूरी नहीं है। मेन जो पर्पज़ था इस टॉपिक को कवर करने का, वो ये था कि हमको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पता हो कि मेजर मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ रोबोट्स क्या क्या हो सकती हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक को अब हम कवर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोबोट स्पेसिफिकेशन। अब हमने पहले पढ़ लिया है रोबोट की क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है। जो जो क्लासिफिकेशन करने का मेथड है ना, ये एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड मेथड है, ठीक है। सो अगर आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से रोबोट को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री लगने वाली है, आपको मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग से एक रोबोट चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए। सो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने रोबोट का मोर देन 6 होना चाहिए, तो इस कैटेगरीज में तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ रोबोट्स, ठीक। अगर मैं ये बोलूँ कि ओपन काइनेमेटिक चेन का रोबोट होना चाहिए विथ सर्वो कंट्रोल, ठीक है, यानी कि फीडबैक वाला रोबोट, तो इस कैटेगरीज में तो आप ढूंढोगे तो यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू बाय। सो आप वहाँ पे उसे प्रॉपरली क्या करोगे, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपना रोबोट को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इसको प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम दी क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दैट अलाउ अ यूज़र टू फर्दर स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
ठीक। तो अगर मेरे को बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी का रोबोट चाहिए तो मैं इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करके अपना रोबोट मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग से सर्च करके अपनी इंडस्ट्री में लगा सकता हूँ। ठीक। अगर मैं बोलूँगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सर्वो कंट्रोल्ड ओपन चेन रोबोट चाहिए तो मेरे को नहीं मिल पाएगा। बट अगर मैं बोलूँगा कि ये कुछ रोबोटिक स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मेरा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, मैं अपने पेपर पे लिख कर लाया हूँ, इस स्पेसिफिकेशन का मेरे को एक रोबोट निकाल के दे दो, तो मेरे को इस टाइप से, ये देख रहे हो, मेरे को इस टाइप से रोबोट्स मार्केट में जो इनके वेंडर्स हैं, जो इनके क्रिएटर कंपनी है, वो इस टाइप से मैं अपना रोबोट फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो यही पैरामीटर्स को हम रोबोट स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन के ये पैरामीटर्स लिखे हैं। सो ब्रांड तो कोई भी हो सकता है। अब टाइप में दिस इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज पैलेटाइजिंग रोबोट, एंड इसका कोई ब्रांड है नहीं, मे बी दिस इज फॉर सम काइंड ऑफ रिसर्च, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। ब्रांड हो गया आपका, नंबर ऑफ एक्सिस हो गई, ठीक, एज यू कैन सी। फिर पे लोड हो गया, कितना लोड ये अपने यहाँ पे एंड इफेक्टर की पोजीशन पे जब कोई ग्रिपर होगा तो कितना लोड कैरी कर सकता है। सो पे लोड के हिसाब से भी आप देख सकते हो, देयर इज कैटेगराइजेशन ऑफ रोबोट। ठीक। देन रीच हो गया, रिपीटेबिलिटी हो गया, वेट हो गया। तो ये सारे के सारे ये क्या है, दीज आर रोबोट स्पेसिफिकेशंस। अगर आप ये सारी की सारी और भी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी स्पेसिफिकेशन लेकर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करोगे, सो यू शुड बी एबल टू फाइंड अ सूटेबल रोबोट स्पेसिफिकली सूटेड फॉर योर नीड्स। ठीक है। तो हम कुछ और स्पेसिफिकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सिस हो सकता है, ठीक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। नंबर ऑफ एक्सिस कितनी है ये, दिस इज़ अ 6 एक्सिस रोबोट, सो दिस इज़ अ 4 एक्सिस रोबोट, और रिमेनिंग 6 एक्सिस है। ठीक है। तो ये आपका रोबोट स्पेसिफिकेशन हो गया। लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई केजी में, किलोग्राम्स में। सो एज यू कैन सी ये अपना 6 केजी हैंडल कर सकता है। दिस रोबोट कैन हैंडल 30 केजी, ये 150 केजी का, और ये 100 केजी हैंडल कर सकता है। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी या पेलोड आपका एक रोबोट स्पेसिफिकेशन है। मैक्सिमम स्पीड, साइकिल टाइम, ठीक, ये भी हो सकता है। देन रीच एंड स्ट्रोक, ये आपके वर्क स्पेस से रिलेटेड है कि रोबोट की रीच कितनी है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है रीच 810 मिलीमीटर, रीच इसकी कितनी है 1560, 3500 एंड 437। ठीक है। देन टूल ओरिएंटेशन हो सकता है डिग्री के हिसाब से, ये अगेन डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। रिपीटेबिलिटी इन एमएम हो सकती है आपकी, एज यू कैन सी रिपीटेबिलिटी 0.030 mm, रिपीटेबिलिटी इज 0.100 mm, रिपीटेबिलिटी इज 0.190 mm, एंड दिस इज 0.1 mm। सो ये आपकी रिपीटेबिलिटी हो गई। देन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बहुत कॉमन है, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के हिसाब से आप एक रोबोट को स्पेसिफाई कर सकते हो। देन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहीं कहीं पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वायरमेंट चेम्बर है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की स्पेयर पार्ट्स की टेस्टिंग कर रहे हो, सो इन दैट हार्श इन्वायरमेंट या इन दैट वेरी कोल्ड और वेरी हॉट और वेरी ह्यूमिड इन्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स को प्लेस नहीं कर सकते। सो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक रोबोट को प्लेस करोगे, और जब आप उस रोबोट को परचेज करने जाओगे तो आप मैन्युफैक्चरर कैटलॉग में सर्च करोगे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का। सो वहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, प्रेशर कैन बी देयर, डस्ट लेवल्स और वाइब्रेशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सो इस टाइप से क्या होंगे ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशंस मेंशनड होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग रोबोट को वहाँ से क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। रेडिएशन कैन बी देयर, ठीक, हीट कैन बी देयर, कितना हीट वो ले सकता है, कितने हीट या कोल्ड के इन्वायरमेंट में आपका रोबोट वर्क कर सकता है, ठीक है, इस टाइप से। एंड देन एक और कैटेगरी होती है रेजोल्यूशन की। सो रेजोल्यूशन प्रोग्रामिंग और कंट्रोल दोनों टाइप के हो सकते हैं। सो ये हो गई अपनी कुछ मेजर रोबोट स्पेसिफिकेशंस। इस टाइप से अगर आप प्रॉपर स्पेसिफिकेशन लेकर जाओगे, सो यू शुड बी एबल टू गेट अ रोबोट फॉर योर ओन फैक्ट्री। सो रोबोट स्पेसिफिकेशन वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप रोबोट क्लासिफिकेशन के बाद फर्दर अपने रोबोट्स को और एक पिन पॉइंट क्लासिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। इन सारे के सारे पैरामीटर्स की हेल्प से आप अपने रोबोटिक सिस्टम को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक। अदर लेस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए जैसे कि आपका ब्रांड हो गया, रोबोट का वेट हो गया, वेट एक्चुअली इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई, रोबोट के टाइप हो गए, ये सारे के सारे रोबोट स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 रोबोटिक्स का ख़त्म होता है। इसमें सारा बेसिक इंट्रो कवर हो गया है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कवर हो गई हैं, लिंक्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं,
और हमारे जो बेसिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चंस थे वो हो गए। रोबोट एनाटॉमी क्या होती है, रोबोट किस किस पार्ट से मिलके बना होता है, लिंक्स सॉरी रिस्ट हो गया आपका, एंड इफेक्टर हो गया, रोबोट कंट्रोलर और रोबोट एप्लीकेशंस हो गई। मतलब मेजॉरिटी में जितना पोर्शन एक रोबोटिक्स के कोर्स को स्टार्ट करने के लिए चाहिए रहता है वो सारा हमने रोबोटिक्स 101 में, जो स्टार्टिंग की यूनिट 1 थी जिसका ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर से जो हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2,